हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके। और जैसा ऑलरेडी हमने बताया है कि रिएक्शन मैकेनिज्म एक तरह से बहुत ज़्यादा क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आप मार्क्स के नज़रिए से देखोगे तो आपको इसके अंदर से ही आपको कम से कम 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से पूछे जाते हैं। ओनली ओनली ऑन किसके ऊपर, आपको सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर आपको क्वेश्चन 5 से 8 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके। और अगर आप बात करो पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा स्कोर करने के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो, यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म के सबसे पहले तो 4 टाइप होते हैं। वो 4 टाइप यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से 4 टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म आप देखते हो। ओके। तो जो सबसे पहला रिएक्शन मैकेनिज्म का यहाँ पे जो टाइप यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हो, ओके, वो टाइप है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका सबसे पहला टाइप है। अगर आप दूसरे टाइप के ऊपर जाते हो तो दूसरा जो इसका टाइप है वो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके। और तीसरा जो टाइप है इसका वो है आपके पास, एक सेकेंड, तीसरा जो टाइप है यहाँ पे वो है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ओके। और जो चौथा टाइप है जो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हो वो है आपके पास रिडॉक्स मैकेनिज्म। ओके। रिडॉक्स मैकेनिज्म। ओके। तो इस तरीके से आपके पास 4 टाइप होते हैं। अगर आप कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो तो रिएक्शन मैकेनिज्म ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तीसरा होता है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और चौथा होता है आपके पास रिडॉस मैकेनिज्म। ओके। अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप 4 की बात करो तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। इसके अंदर भी आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूशन और जो रिएक्शन है आप इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हो। ओके। कोऑर्डिनेशन 4 के अंदर भी आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है वो आप क्या करते हो, इसके अंदर भी आप पढ़ते हो। ओके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही पढ़ते हो। आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसके अंदर भी आप जो छोटा सा एक पार्ट होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो आप वहां पे देखते हो। ओके। अभी यहाँ पे जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे कि जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ओके, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो वो कॉन्सेप्ट कौन सा है यहाँ पे, वो यहाँ पे, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ अच्छे से लिखता हूँ। इसके अंदर जो आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ते हो, ओके, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है आपके पास, इसके अंदर आप पढ़ते हो लेबाइल। ओके। और दूसरा आप पढ़ते हो इनर्ट। ठीक है। ये दो जो कॉन्सेप्ट है आपके पास वो आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़ते हो। अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करो तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है उसके अंदर आप पढ़ते हो हाइड्रोलिसिस। ठीक है। और अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करो तो इसके अंदर आप पढ़ते हो ट्रांस इफेक्ट। अगर आप यहाँ पे रिडॉक्स मैकेनिज्म की बात करो तो इसके अंदर आप दो कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका इनर स्पेयर मैकेनिज्म। ओके। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपके पास आउटर स्पेयर मैकेनिज्म। ओके। तो इस तरीके से आप चाहो तो उसका फुल फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, इनर स्पेयर मैकेनिज्म, आउटर स्पेयर मैकेनिज्म। ओके। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 4 पार्ट में आपका पूरा जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो डिवाइड होता है। चारों पार्ट में आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इसका जो सब हेडिंग है वो हम डालेंगे। जो सबसे पहला हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ओके। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके।
अभी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तभी जाके आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आएगी। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि सपोज आपके पास पहले से ही कोई अवेलेबल है, ओके। आपने क्या किया, उस अवेलेबल चीज को आपने किसी के साथ रिप्लेस किया, यानी आप क्या कर रहे हो, इसको आप किसी और के पास भेज रहे हो और दूसरी जो चीज है वो आप अपने पास ला रहे हो। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कहते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन। और ये सारी चीजें आपने गेम में भी देखी होगी। जब आप प्रो कबड्डी देखते हो तो उसके अंदर भी आपको सब्स्टिट्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। यानी अगर कोई खिलाड़ी आपका इंजर्ड हो गया है या फिर कोई खिलाड़ी आपका बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रखते हैं, दूसरा प्लेयर हम इम्पैक्ट करते हैं, ओके। यानी एक तरह से आप क्या कहते हो, जो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह, जिसे आईपीएल के टाइम पे आप हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं ना, वही सेम आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है। रिएक्शन में अगर आप कोई एक टर्म को आप रिप्लेस कर रहे हो किसी दूसरे टर्म में, तो उस पूरे रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे हम एक रिएक्शन लेते हैं। आपके पास एक रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, आपके पास मेटल लिगेंड जिसके साथ क्या है, आपके पास एक एक्स क्या है, अटैच है। आप क्या करते हो, ये एक्स को आप क्या करते हो, बाहर निकालते हो, करेक्ट। और एक्स को जब आप बाहर निकालते हो तो उसी समय पे आप क्या करते हो, एक वाई को भी क्या करते हो, आप अंदर लाते हो, ओके। और ऐसे सब्स्टिट्यूशन को, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जिसमें आपका क्या होता है, एक्स आपका बाहर चले जाता है और वाई आपका क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है, ओके। और ये पूरे ओवरऑल रिएक्शन को ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ओके। अभी इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अगर आप देखोगे कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द काइनेटिक एनालिसिस, ओके। आप जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हो तो आपको सबसे पहले उसका जो काइनेटिक एनालिसिस होता है, ओके, काइनेटिक एनालिसिस वी हैव टू स्टडी, ओके। तो कभी भी आप एनालाइज करते हो काइनेटिक का, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हो, ओके। अभी इसको एनालाइज कैसे कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करो, इसको एनालाइज करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें साइड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं काइनेटिक, काइनेटिक एनालिसिस, ओके। अब ये काइनेटिक एनालिसिस क्या होता है, इसमें कैसा होता है कि इसमें तीन टर्म होते हैं काइनेटिक एनालिसिस में। जो सबसे पहला टर्म होता है कि अगर आपका जो टी हाफ है, ओके, अगर टी हाफ है आपका, अगर छोटा है, ओके, किससे, आपका 1 मिनट से, ओके, तो इसमें कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका जो रिएक्शन होता है वो फास्ट रिएक्ट होता है, ओके। और फास्ट रिएक्ट होगा तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, आपका लेबाइल का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। ये आपका पहला काइनेटिक एनालिसिस है। दूसरा आपका काइनेटिक एनालिसिस क्या होता है कि जब आपका जो टी हाफ होता है, ओके, ये इक्वल होता है आपके 1 मिनट रिएक्शन से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको बॉर्डर लाइन के ऊपर आपको यहाँ पे रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन कैसे हो सकता है कि जो आपका टी हाफ है ना, अगर वो टी हाफ आपका बड़ा है 1 मिनट से, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका रिएक्टेंट होता है वो बहुत क्या स्लो होता है, ओके, स्लो रिएक्ट होता है। अगर आपका स्लो रिएक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक इनर्ट आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, ओके। इनर्ट का मतलब होता है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ओके। तो इस तरीके से आपको काइनेटिक एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। अगर आप यहाँ पे काइनेटिक एनालिसिस का कुछ और चीजें यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि जहां पे आप भी आपको फास्ट रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, यानी फास्ट रिएक्ट आपको जहां पे होता है वहां पे आपको क्या मिलता है, आपको लेबाइल का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और जहां पे भी आपको स्लो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके, वहां पे आपको इनर्ट आपको जो कंपाउंड है वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको आप हाईलाइट भी करके आप रख सकते हो, क्योंकि एक तरह से ये क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इससे क्या चीजें आप समझ रहे हो, क्या चीजें आप सीख रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से अगर आपने देखा कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें आपने अभी तक ये देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर काइनेटिक एनालिसिस किस तरीके से परफॉर्म करता है, अगर आप फास्ट रिएक्ट हो रहा है तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, अगर स्लो रिएक्ट हो रहा है तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, ये आप यहाँ पे सीख चुके हो, ओके।
अभी यहाँ पे जो आपका लेबाइल है या फिर आपका इनर्ट है, इसके बीच में आप अगर आप कंपैरिजन देखते हो कि आप किस तरीके से इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे एक छोटा सा क्या करो, सब हेडिंग डालो, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन ऑफ लेबाइल एंड इनर्टनेस। ओके, अभी हम सिंपली अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत सिंपल सा कंपैरिजन, ओके, और ये सिंपल सा कन्वर्ट जो कंपैरिजन होगा वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम जो कंपैरिजन है वो हम करने वाले हैं। ओके, इसको इस पूरे कंपैरिजन को हम क्या करते हैं, दो अलग अलग पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको आप कनेक्ट कर पाओ। जो सबसे पहला पार्ट होता है कंपैरिजन का वो होता है आपका नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, और जो दूसरा होता है वो होता है आपके पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया है, कंपैरिजन को चाहे आपका लेबाइल हो इनर्टनेस हो, आपने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है आपका नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, के अंदर हम लोग देखेंगे कि लेबाइल और इनर्टनेस में क्या डिफरेंस आता है, और उसके बाद जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होता है, यानी पूरी तरह से बेस ऑन जो आपका डी ब्लॉक होता है, उसके सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो किस तरीके से लेबाइल और इनर्टनेस आपका शो करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो नॉन ट्रांजिशन मेटल आइटम है उसके अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर कैसा होता है कि जो मेटल के साथ जो आपका एक्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है मेटल का, ओके, वो कैसा होता है, इसके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, ओके, जो इसके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अगर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बहुत ज्यादा है तो ये क्या होगा, आपका इनर्ट होगा, करेक्ट। यहाँ पे आपको इनर्टनेस की प्रॉपर्टीज दिखाई देगी, और अगर ये इनर्टनेस ज्यादा है तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये प्रोपोर्शन होगा किसके, लेबाइल के। ओके, यानी अगर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो उसका जो लेबाइलनेस होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, कम होते जाता है। ओके, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका इनर्टनेस, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आपका लेबाइल। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे टिक मार्क कर करके रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, बॉक्स बना के आप रख सकते हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। और इसी के ऊपर ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये पूरे पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपको क्वेश्चन बनते हुए देखने के लिए मिलते हैं। ओके, इसमें अगर आप जेड इफेक्टिव अगर आप देखते हो, इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, अगर सपोज जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल जो है आपका, अगर ये क्या है आपका ज्यादा है, ओके, तो ये क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, आपका जो एमएक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ओके, उसके कंपैरिजन में आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यानी अगर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वहां पे भी आपको जेड इफेक्टिव क्या है, आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखते हो कि जितने भी आपके नॉन ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसमें आपका जो एक ये होता है डोनेटिंग कैपेसिटी होता है, ओके, मेटल की, वो बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती है, +2 +3 +4 +5, जहां पे आपको जो जेड इफेक्टिव होता है वो बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये सारी जो कुछ चीजें हैं जिसको आप लिख के रखो, आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, यहाँ पे अगर आप जेड इफेक्टिव को कंपेयर करते हो लेबाइल और इनर्टनेस से, तो उसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे अगर आपका जेड इफेक्टिव जैसे मेटल और एक्स बॉन्ड में अगर आप देखोगे, अगर ये ज्यादा है, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होता है ना, वो भी क्या होता है आपका ज्यादा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल +2 से अगर +5 की तरफ जाता है तो वहां पे आपका जेड इफेक्टिव और जो आपका मेटल बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होता है ना वो भी आपका क्या होता है, आपका इंक्रीज होने लगता है। यानी जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है मेटल का, वैसे वैसे आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है मेटल और एक्स का, वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। ओके, अगर आपका मेटल और जो एक्स का बॉन्ड है अगर उसका जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ऑक्सीडेशन बढ़ता है,
तो उसके साथ साथ में क्या होता है कि जो आपका mx का जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, ओके, mx का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, करेक्ट। और उसका जो इनर्टनेस है, इनर्टनेस भी क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके साथ, लेबाइलनेस के साथ, ओके। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें समझ गए कि आपका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो वो ज्यादा इनर्ट होगा, अगर वो ज्यादा इनर्ट है तो वो क्या होगा, ज्यादा लेबाइल नहीं होगा, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप बहुत इजीली तरीके से आप याद करके रख सकते हो, और इसके अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत आनी चाहिए, ओके। अभी जो दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अगर आप ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस लेते हो तो उसके अंदर किस तरीके से कंडीशन बनता है, उसके अंदर क्या सिचुएशन बनती है। तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर आप बेसिकली क्या पढ़ते हो, आप कोऑर्डिनेशन नंबर आप 4 के बारे में पढ़ते हो, ओके। आप कोऑर्डिनेशन नंबर आप 6 के बारे में पढ़ते हो, ओके। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर आप स्क्वायर पिरामिडल के बारे में भी आप देखते हो, और साथ में उसके आप टेट्राहेड्रल के बारे में भी आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर सिर्फ आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में ही क्या करते हो, आप स्टडी करते हो, ओके। अगर आप इसको पूरे को कंपेयर करते हो, आप जितने भी ट्रांजिशन मेटल एटम है, अगर आप इसको कंपेयर करो आप लेबाइल और इनर्टनेस के साथ, तो कैसा होता है कि जो आपका रेट होता है, ओके, रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ओके, तो इसको आप कैसे डायरेक्टली भी कंपेयर करते कर सकते हो। तो इसमें कैसा होता है कि रेट ऑफ जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसका एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर क्या होता है कि आप सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर देखते हो, ओके, उसके बाद आप टेट्राहेड्रल पे जाते हो, देन उसके बाद क्या जाते हो, आप ऑक्टाहेड्रल के ऊपर जाते हो, ओके। अभी इसमें कैसा होता है कि जो आपका स्क्वायर प्लेनर होता है और टेट्राहेड्रल होता है, ये आपको क्या शो करते हैं, ये आपको लेबाइलनेस शो करते हैं, ठीक है। और जो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है ये आपको क्या करता है, लेबाइल और इनर्ट दोनों आपको क्या करता है, शो करता है, ओके। तो ये आपको कुछ बेसिक्स जो चीजें थी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका लेबाइल और जो इनर्ट है वो किस तरीके से आप स्टडी करते हो, कहाँ कहाँ पे चीजें वो आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से आपको अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी लेबाइल और इनर्ट पहचानने में, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आप सिंपली मुझे बताना कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ओके। यानी इनर्ट लेस का ऑर्डर क्या आपको यहाँ पे बताना है, तो इनर्ट लेस का ऑर्डर यानी उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ओके। यानी जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो सबसे ज्यादा इनर्ट होगा, जिसका कम होगा वो सबसे ज्यादा कम इनर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको इनर्ट इनर्टनेस ऑर्डर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे कुछ आपके पास कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, एन ए, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, आपको क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्सेस का आपको इनर्टनेस ऑर्डर यहाँ पे मुझे आपको एक्सप्लेन करके बताना है, ओके। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले अगर आप एन ए देखो, ओके, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है आपके पास, +2 है, करेक्ट, ठीक है। इसका अगर आप mg देखो तो mg का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास, +2 है, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एल्यूमिनियम देखो तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है आपके पास, +3 है, करेक्ट। अभी अगर आप इसका ऑर्डर लिखते हो तो आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा इनर्ट होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो Al+3 है वो सबसे ज्यादा इनर्ट है, लेकिन आपके पास Na+2 भी है और Mg+2 भी है, ओके। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा ज्यादा इनर्ट है और कौन सा ज्यादा कम इनर्ट है, ओके। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेप के ऊपर जाते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि किसमें आपका हाई स्पिन हो रहा है और किसमें आपका लो स्पिन हो रहा है, ये हम देखते हैं। और ओके, अगर आप यहाँ पे देखो कि कौन सा ज्यादा बड़ा होगा तो कैसे हम अगर आप एन ए और एम जी में आप कंपेयर करो तो जो एम जी होता है वो क्या होता है, ज्यादा इनर्ट होता है एज कंपेयर टू आपका एन ए, क्योंकि ये आपको अगर आप डाउन द आप जाओ, जैसे जैसे आप जाओगे ना डाउन द पीरियड, वैसे वैसे जो इसका ये होता है ना,
इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इंक्रीज होते रहता है। ओके, तो सबसे पहले आपका सोडियम आता है, देन उसके बाद आपका मैग्नीशियम आता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मैग्नीशियम क्या होगा, आपका ज्यादा इनर्ट होगा एज कंपेयर टू आपका जो Na+2 है उसके कंपैरिजन में। ओके, तो ये आपका इनर्टनेस का ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इनर्टनेस का जो ऑर्डर है वो आपको फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी सेम आपको क्या करना है, जो इनर्टनेस ऑर्डर है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अगर आप इसका इनर्टनेस ऑर्डर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं। ये है आपके पास Al F6 3-, ओके करेक्ट। दूसरा आपके पास है Si F6 2-, ओके। तीसरा है आपके पास Pf6-। चौथा है आपके पास SF6 है। ओके, इस तरीके से आपके पास क्या है, टोटल 4 एग्जाम्पल हमने दिए हैं। अगर आप चारों एग्जाम्पल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा आपके पास +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सिलिकॉन देखो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास +4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फॉस्फोरस देखो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास +5 हो जाएगा। अगर आप सल्फर देखो तो सल्फर क्या हो जाएगा आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे अगर आप इसका ऑर्डर अगर आप लिखने जाओ तो आपको पता है कि जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सबसे ज्यादा इनर्ट होता है। तो यहाँ पे आप बहुत इजीली आप लिख सकते हो कि जो SF6 है वो सबसे ज्यादा इनर्ट होगा एज कंपेयर टू आपका F6-। उसके बाद आपका Si F6 2-, देन उसके बाद आपके पास है Al F6 3-। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है, आपके ऑर्डर को अरेंज करना है। और सबसे पहले अगर आप ऑर्डर को अरेंज करते हो तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तभी जाके आप सारी चीजों को आप कनेक्ट कर पाओगे और किसी का भी जो आंसर है वो आप अच्छे से दे पाओगे। ओके, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे आप जो इसका इनर्टनेस है वो आप फाइंड कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेबाइल और जो आपका इनर्ट है। ओके, और ये हम किस में देखेंगे, जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर हम ये सारी चीजें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ओके, जो हमने नॉन ट्रांजिशन देखा, ओके, नॉन ट्रांजिशन में हमको पता चल गया कि हमें इनर्टनेस और लेबाइलनेस कैसे हमें फाइंड करना है। अगर आप ट्रांजिशन मेटल में देखोगे तो ट्रांजिशन मेटल में भी आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे अभी 2 एग्जाम्पल किया, ओके, ये हमने किसका किया, ये हमने इनर्ट का किया। ओके, अगर मैं यहाँ पे सपोज आपको पूछूं कि लेबाइल का आपको क्या लिखना है, ओके, तो लेबाइल का कैसा आ जाएगा, लेबाइल का इसका इनवर्स हो जाएगा, ओके, इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास Al F6 3- सबसे पहले आ जाएगा, ओके। उसके बाद आपके पास Si F6 2- आ जाएगा। उसके बाद आपके पास P F6- आ जाएगा। उसके बाद आपके पास F6- आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या आने वाला है, F6 आ जाएगा। ओके, माइनस नहीं है F6 में। तो लेवाइल और इनर्ट आप दोनों का यहाँ पे आप जो ऑर्डर है वो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो हम दूसरा यहाँ पे जो एक सब टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम, जो कॉन्सेप्ट होता है, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबाइल एंड इनर्टनेस। ओके, और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं, ट्रांजिशन मेटल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके, और अब अगर आप बात करो कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ आप ट्रांजिशन मेटल किसके अंदर देखते हो, आप ऑक्टाहेड्रल के अंदर ही आप क्या करोगे, जो लेबाइल है और इनर्टनेस है आप क्या करोगे, उसके अंदर आप स्टडी करोगे। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आप कभी भी अगर आप ट्रांजिशन मेटल के अंदर कभी भी आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ो तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है आपका, ये आता है आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। ओके, और ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करती है, दो आपके पार्ट में डिवाइड होती है। ये दोनों पार्ट किस तरीके से होते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, और दूसरा पार्ट होता है आपके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। ओके, अगर आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करो तो यहाँ पे जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको
D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करो तो यहाँ पे मिलता है आपको sp3d2। ओके, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और अगर आप यहाँ पे D2sp3 देखोगे तो यहाँ पे आपका जो इनर ऑर्बिटल होता है, ओके, ये क्या होता है, पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, करेक्ट। और अगर आप यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखोगे तो यहाँ पे आपका जो आउटर ऑर्बिटल होता है, ओके, ये पूरी तरह से क्या होता है, आपका इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे अगर आप आपका इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व जहां जहां पे होगा वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलेगा, इनर्ट कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा। और जहां जहां पे आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आपका आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, वहां वहां पे आपको लेबाइल आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट है आपका इन टेट्राहेड्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आप इसको वीबीटी में देख रहे हो तो आपको इस तरीके से आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर देखोगे तो आपको दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, ठीक है, अगर आप सेम चीज को अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर आप नोटिस करते हो, ओके, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कैसा होता है कि आपका अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर आप सीएफएससी देखते हो, ओके, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसके आसपास होता है, पूरा सीएफएससी के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर अगर आपको सीएफएससी वैल्यू अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आपको -12 डी क्यू दिया है, ओके, और अगर आपको सीएफएससी वैल्यू अगर आपको लेस देन -12 डी क्यू दिया है, ओके, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, जब आपका इक्वल टू ग्रेटर देन अगर आपका 12 है तो वहां पे आपको इनर्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर सपोज वो लेस देन आपका 12 -12 डी क्यू है तो वहां पे आपको लेबाइल कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ तक आप सभी को बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, चाहे आप लेबाइल के लिए करो या फिर इनर्टनेस के लिए करो, ओके, लेकिन ये जो आप पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो, आप ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कर रहे हो, जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है। आप इसको दो तरीकों से चेक कर सकते हो, इनर्ट है या लेबाइल है। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो है बैलेंस बॉन्ड थियरी का, और दूसरा है आपके पास जो CFT है यानी सेंट्रल फील्ड थ्योरी, ट्रांजिशन फील्ड थ्योरी। ओके, तो ये दो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन से आप इनर्ट और लेबाइल आसानी से आप पहचान सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आपके पास आता है कि क्या आप D1 से लेके यानी D1 से आप एक तरह से कह सकते हो D9 ले लो या फिर आप D8 ले लो, तो क्या सभी के अंदर आप लेबाइल और इनर्ट आप कैसे पहचानोगे, तो ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। ओके, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम जो D1 से D2 है उसके बीच में हम क्या लेबाइल और इनर्ट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हो, जैसे अगर मेरे पास D2 कोई सिस्टम है, ओके, तो D2 सिस्टम में आप क्या करो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दो, एक दो तीन चार। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि दो इलेक्ट्रॉन का प्लेसिंग किस तरीके से होगा स्प्लिटिंग में, तो इस तरीके से होगा, जब आपका T2G है, ओके, या फिर आपका EG है, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं तो इस तरीके का स्प्लिटिंग आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ गया। ओके, अगर आप इसका CFSC वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका CFSC वैल्यू क्या आने वाला है आपका -8 DQ आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका -8 DQ आता है यानी लेस देन -12 DQ, तो आपका जो ये आएगा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या आएगा, लेबाइल आपको मिलने वाला है। ओके, और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि CFSC वैल्यू के ऊपर भी आपका लेबाइल है या नॉन लेबाइल है, ये आपका डिपेंड करता है। ओके, अभी उसी तरीके से हम यहाँ पे D3 का भी हम चेक करेंगे कि D3 में आपको क्या देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप D3 को देखोगे तो D3 का जो हम एक बार ये करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, ओके, तीन इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं यहाँ पे फिल कर देते हैं। अभी तीन इलेक्ट्रॉन का जो प्लेसिंग होगा वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से आपको प्लेसिंग करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ओके, तो आपको पता है कि T2G में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, आपके यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन आ गए, और EG में क्या है, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके,
अभी इसकी मदद से अगर आप इसका CFSC वैल्यू निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, -12 DQ मिलेगा। ओके, अगर आपका -12 DQ है, जो आपका ना ही लेस देन 12 आपका इक्वल टू 12 DQ है और ना ही लेस देन 12 DQ है। ओके, तो ये आपका क्या आता है, आपका इनर्ट आता है। ओके, और ये जो आप जब भी आपको 12 DQ मिलता है, ये क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग इनर्ट आपको मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे D3 का भी देखा कि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग इनर्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट कुछ और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है, आप D4 से D6 के बीच में देख सकते हो। आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लो, जैसे अगर हम यहाँ पे D4 से D6 में आप क्या कर सकते हो, हाई स्पीड में भी चेक कर सकते हो और आप लो स्पीड में भी आप चेक कर सकते हो। ओके, तो दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हाई स्पिन के अंदर अगर आप CFSC वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो, तो इसका जो CFSC वैल्यू होता है वो क्या आता है आपका, ग्रेटर देन आपका -12 DQ आता है। ओके, और लेस देन -12 DQ आता है, और अगर लेस देन -12 DQ है तो ये क्या होता है, आपका लेबाइल होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप लो स्पिन में अगर आप CFSC वैल्यू यहाँ पे देखते हो, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन -12 DQ आपकी वैल्यू आती है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आपका इनर्ट वैल्यू आपका हो गया। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको याद करके आपको लेना है। ओके, उसके बाद D7 सिस्टम में अगर आप जाओगे, ओके, यहाँ पे भी आपको हाई स्पिन, ओके, और साथ में लो स्पिन दोनों चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, और दोनों कंडीशन में आपको क्या है, लेबाइल आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आप चाहो तो D7 का आप निकाल भी सकते हो लेबाइल, और आपका चाहे हाई स्पिन हो या फिर लो स्पिन हो, दोनों में आपको लेबाइल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको ये समझ गया होगा कि ये जो वैल्यू आएगी D7 की, ये लेस देन आपका -12 DQ आने वाला है। ओके, उसके बाद अगर आप D8 सिस्टम की बात करो, तो D8 सिस्टम में आपको इनर्ट आपको यहाँ पे ये है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और ये जो इनर्ट होता है वो क्या होता है, आपका मॉडरेट हो। ठीक है, ये आपको जो इनर्ट यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, आपका मॉडरेट इनर्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसी तरीके से अगर आप D9 सिस्टम में बात करो, तो D9 सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अगर अवेलेबल होता है कहीं पे भी, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है, आपका लेबाइल होता है। ओके, तो एक बार हम ऊपर वापस देख लेते हैं कि हमने D1 से D9 तक सारी चीजें हमने देखी है कि कौन सा लेबाइल है आपका और कौन सा इनर्ट है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका D1 हो गया, D1 D2 हो गया। ठीक है, ये आपका D3 हो गया सिस्टम। ओके, उसके बाद अगर आप D4 में देखोगे तो ये आपका D4 का सिस्टम हो गया। ठीक है, यहाँ पे D4 से D6 तक आपको ये मिलने वाला है। अगर आप D7 से देखोगे तो D7 में आपको लेबाइल मिलने वाला है। D8 में आपको इनर्ट मॉडरेट यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, यानी पूरी तरह से आपका इनर्ट नहीं होगा। ओके, और अगर आप D9 में देखोगे तो ये क्या है, आपका लेबाइल यहाँ पे आपको सिस्टम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपका ये जिस तरीके से आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा है D1 से D9 तक आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिली है। ओके, अगर आप इसका समरी लिखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, समरी को भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समरी डालते हैं, और अगर आप इसकी समरी को लिखो तो इसकी समरी बहुत कमाल की समरी बनेगी। जैसे आप क्या कर सकते हो, समरी में आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो यहाँ पे, कि आपका जो सिस्टम है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर आपका चेंज कर लेते हैं। जैसे सॉरी, यहाँ पे आपका सिस्टम है वो क्या सिस्टम है, आपका D1 D2। ओके, करेक्ट। अगर आप D1 D2 में देखोगे तो ये क्या मिल रहा है, आपको लेबाइल मिल रहा है। ठीक है, अगर आप D3 में देखोगे तो D3 में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको इनर्ट मिल रहा है। ठीक है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे D4 से अगर आप D6 में देखोगे तो यहाँ पे आपको लेबाइल, ओके, और प्लस आपका इनर्ट दोनों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये आप क्या करो, इस तरीके से आप लिखो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे D7 देखते हो तो D7 में आपको लेबाइल देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अगर आप D8 में देखते हो तो मॉडरेट आपको यहाँ पे इनर्ट मॉडरेट आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर आप D9 में देखते हो तो D9 में आपको लेबाइल यहाँ पे जो सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो आप इस तरीके से आप याद करके रख सकते हो कि D1 से आप D9 तक जाते हो तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और आप छोटा सा यहाँ पे हेडिंग डालो। ओके,
ये हेडिंग है आपका रिलेटिव लेबाइलनेस और इनर्टनेस। ओके, और अभी ये रिलेटिव लेबाइलनेस जैसे क्या होता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, रिलेटिव लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस। ओके, अभी ये आपका रिलेटिव लेबाइलनेस और इनर्टनेस क्या होता है, इसको अगर आप थोड़ा सा समझो तो बहुत इजी है, आपको ये हार्ड नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिलेटिव लेबाइलनेस और इनर्टनेस चेक करो तो आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो। ओके, जैसे सपोज अगर आप लेबाइल चेक करना चाहते हो तो लेबाइल आप कैसे यहाँ पे लिख सकते हो, उसका जो रिलेटिव है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि लेबाइल आपको कहाँ कहाँ पे दिखता है, D9 है। ओके, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपको लेबाइल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका D4 जो आपका क्या होना चाहिए, हाई स्पिन होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपका D7 सिस्टम के अंदर। अगर आप इनर्ट चेक करना चाहते हो तो इनर्ट में कैसा है कि आपका जो D3 सिस्टम है वो सबसे ज्यादा इनर्ट होगा। उसके बाद जो आपका D6 सिस्टम है, और ये किस में होना चाहिए, आपका लो स्पिन में होना चाहिए। और उसके बाद जो आपका D8 सिस्टम है वो आपका इनर्ट है। ओके, तो ये क्या है, एक तरह से रिलेटिव आपको दिया है लेबाइलनेस और आपका इनर्टनेस में। अभी यहाँ पे आप इसके अलग अलग क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आप नोट यहाँ पे लिखो कि हाउ टू डील हाउ टू डील क्वेश्चन। ओके, आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर कि आप सिंपली आप बताओ कि मुझे ये आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अगर आपको लेबाइल के ऊपर क्वेश्चन हो या फिर इनर्ट के ऊपर क्वेश्चन हो तो आप कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो इसके पीछे कुछ ट्रिक्स है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला ट्रिक है यहाँ पे वो ट्रिक है आपका फर्स्ट वी चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे। आपको कोई भी कंपाउंड देने दो, चाहे आपका ऑक्टाहेड्रल में हो या फिर टेट्राहेड्रल में, सबसे पहले आपको जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसका कंपाउंड का आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे। ओके, आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका सेम आता है, ओके, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है तो आप क्या करोगे, आप जेड इफेक्टिव देखोगे। ओके, अब जेड इफेक्टिव अगर आपका यहाँ पे जेड इफेक्टिव अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो वो क्या होगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, आपका इनर्ट से। ओके, तो ये सारा का सारा जो चीज है आपका जेड इफेक्टिव का, वो पूरी तरह से किसके ऊपर बेस होता है, आपका पूरी तरह से बेस होता है आपके जेड इफेक्टिव के वैल्यू के ऊपर। और अगर जेड इफेक्टिव प्रेजेंट है तो आपको इनर्टनेस आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे आप लेबाइल और इनर्टनेस आप कैसे फाइंड कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया है एक रेट ऑर्डर के बारे में। ओके, अभी ये रेट ऑर्डर के बारे में क्या है और किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा आप क्या करो, क्वेश्चन को आप सबसे पहले तो देखो। ओके, यहाँ पे आपके पास VO, ओके, यहाँ पे है आपके पास 3+ और दूसरा है आपके पास VH2O6+2। ओके, ये आपके पास दो क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, अभी ये दोनों क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो सबसे पहला जो ट्रिक था हमने बताया था कि आप क्या करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। ओके, तो आपके पास क्या है, सबसे पहला आपके पास V3 है, दूसरा है आपके पास V2, करेक्ट। अगर आप B3 का देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो V+3 का क्या आता है आपके पास, यहाँ पे D3 आता है। ठीक है, और B+2 का देखोगे तो क्या आता है आपके पास, D2 आता है। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर आपका D3 है तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास लेबाइल आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास D2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास इनर्ट आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे कर सकते हो और आसानी से बता सकते हो कि जो आपका ए है वो क्या होगा, आपका बड़ा होगा रेट ऑर्डर के हिसाब से, इसका जो रेट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अभी यहाँ पे एक गेट का क्वेश्चन मैं आपको लिए देता हूँ जो प्रीवियसली आपको पूछा गया था, तो आप यहाँ पे गेट डाल दो। ठीक है,
ये गेट मैं इसके लिए लिख रहा हूं ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे रेट ऑर्डर आपको पूछा है, ठीक है। रेट ऑर्डर यहाँ पे आपको पूछा है। अभी रेट ऑर्डर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिया है, वेनेडियम H2O6, यहाँ पे 2+, ओके। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास निकेल H2O6, यहाँ पे है आपके पास 2+। तीसरा आपके पास है CrH2O6, यहाँ पे है आपके पास 3+, ओके। अभी मुझे आप बताओगे सबसे पहले आप किस तरीके से आप क्या करते हो, फाइंड करते हो। तो सबसे पहले तो आप जो भी आपके पास मेटल दिया है उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो आपके पास पहला है आपके पास V2, ओके। दूसरा है आपके पास Ni+2 है, ओके। तीसरा है आपके पास Cr+3 है। तो अगर आप V+2 का देखोगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है, आपके पास D3 आता है। अगर Ni+2 का देखोगे तो ये क्या आता है, आपके पास D8 आता है। अगर आप Cr+3 का देखोगे तो ये क्या आता है, आपके पास D8 आता है, करेक्ट। अभी हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, ये आपके पास D8 वाला सिस्टम है, ओके। तो इसका जो ऑर्डर अगर आप लिखोगे तो ऑफकोर्स ऑर्डर के अंदर जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो बी वाला क्या है, सबसे पहले आएगा, ओके। अभी यहाँ पे आपको चेक करना है पहले और तीसरे के अंदर कि कौन सा आपका रेट ऑर्डर के अंदर पहले आएगा, ओके। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, ओके, उसका वो क्या होगा, आपके लिस्ट में पहले आएगा, ओके। अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, उसके बाद क्या करोगे, आप ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाओगे। सेकंड ऑप्शन आपका ये होना चाहिए, ओके। अभी यहाँ पे देखो कि तीसरे का अगर आप देखोगे कि पहले का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आपके पास +2 है, करेक्ट। अगर आपके पास दूसरे का देखोगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तीसरे का वो है +3 है, ओके। अगर आप यहाँ पे रेट ऑर्डर देख रहे हो तो रेट ऑर्डर के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा इनर्ट होता है, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए पहले आएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका बाद में आएगा, ओके। और ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी आप रेट यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जैसे जैसे आप जितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ओके। अगर आप चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑर्डर आपको लिख के दे देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ओके। तो यहाँ पे आप लिख लो, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का एक ऑर्डर है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। ये है आपके पास वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, ओके। अब ये वाटर एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है और इसका ऑर्डर किस तरीके से होता है, तो कुछ चीजें यहाँ पे मैं देता हूँ रेट के हिसाब से। आप क्या करोगे, इसको आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा और आपके पास यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हम पीरियोडिक टेबल को याद रखते हैं वैसा ये कुछ नहीं है यहाँ पे। पहला है आपके पास Cu2+, अब उसके बाद आपके पास Cr2+ है, ओके। उसके बाद है आपके पास Zn+2, करेक्ट। उसके बाद है आपके पास Mn+2 है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास Fe+2 है, ओके। उसके बाद है आपके पास Co+2 है। उसके बाद आपके पास है Ni+2 है, ओके। उसके बाद आपके पास V+2 है, ओके। उसके बाद आपके पास Cr+3 है, ओके। इस तरीके से आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट दिए हैं जिसको आपको क्या करना है, याद करके रखना है। अगर आप यहाँ पे Cu+2 की बात करोगे तो ये सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका लेबाइल होता है। आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आपको Cu+2 दिखा, आप डायरेक्टली लेबाइल लिख दोगे। जहां पे भी आपको Cr+3 दिखता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा इनर्ट आपको होता है, ओके। ये सबसे ज्यादा इनर्ट सिस्टम होता है और ये सबसे ज्यादा लेबाइल होता है, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। आप जैसे जैसे इस तरीके से जाओगे आपका जो लेबाइलनेस है वो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, ओके। अगर आपका लेबाइलनेस कम होता जाएगा तो आपका इनर्टनेस क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेगा, ओके। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। और ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको आपको क्या कर सकते हो, आप एज अ नोट बना के आप लिख सकते हो। आप आपके स्टिकी नोट्स होंगे उसके अंदर आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको एक तरह से सर्कल कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कर सकते हो, ठीक है। ताकि आप कभी भी अगर आप ओपन करो बुक नेक्स्ट टाइम तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें याद हो जाए, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है।
18OH2। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में दिया है वो सारी चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला आपको दिया है क्वेश्चन CuH2O6, यहाँ पे है आपके पास 2+। ओके, दूसरा आपके पास दिया है यहाँ पे आपके पास MnH2O6, यहाँ पे आपके पास है 2+। ओके, उसके बाद दिया है आपके पास FeH2O6, यहाँ पे दिया है आपके पास 2+। ओके, उसके बाद दिया है आपके पास NiH2O6, यहाँ पे दिया है आपके पास 2+। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ, अगर OH2 प्रेजेंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा वो क्या होगा, ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे अगर चाहिए तो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D। ओके, ऑप्शन नंबर B है आपके पास B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन A। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D। ओके, उसके बाद सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक C इज ग्रेटर देन, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो एक और ऑप्शन है डी वाला, ये आपके पास C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन B। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास क्या करना है, ये ऑप्शन आप करेक्ट अच्छे से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर देना है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आप सबसे पहले ऊपर आपने कुछ चीजें की हैं, ओके, वाटर एक्सचेंज की ऑर्डर के बारे में, और ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपको वो वाटर एक्सचेंज के क्वेश्चन के ऊपर ही दिया है। ओके, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही दिया है, जिसके अंदर अगर आप Cu2+ देखते हो तो वो सबसे ज्यादा लेबाइल होगा। ओके, और अगर आप यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे कोबाल्ट, निकेल, वेनेडियम और क्रोमियम पे जाते हो, वैसे वैसे जो इनर्टनेस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे निकल देखोगे तो ये Ni+2 होगा, करेक्ट, Ni+2 होगा। अगर ये Ni+2 है तो ये क्या होगा, आपका इनर्ट होगा। ये आपके पास क्या है, Cu+2 है, करेक्ट। और अगर आपका Cu+2 है तो ये क्या होगा, आपका लेबाइल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर आप सी देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, हर एक चीज को आपको सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा। आप अगर नहीं पढ़ते अच्छे से तो आपको, अगर एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट अगर आप मिस कर देते हो तो आपको आगे चल के दिक्कत आपको देखनी पड़ती है और आगे जाके आपको दिक्कत होती है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी है। अभी जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, ओके, वो सेम टॉपिक हम लोग यहाँ पे जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है वही हम लोग कंसिडर करेंगे, वही हम लोग ये करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा है, आपको कम से कम 4-5 लेक्चर में आपका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होगा। ओके, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप आने 3 से 4 लेक्चर में हम पूरा इसको कवर करेंगे। ओके, अगर आपको इस पहले वीडियो के अंदर कुछ तकलीफ होगी या फिर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे कर सकते हो। ओके, अभी इसका ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही हम लोग आगे जो क्लासिफिकेशन है, ओके, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो रिएक्शन मैकेनिज्म का ही वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको दी है, वो सारी चीजें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।